हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 4 के क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है, सिलेबस आ चुका है, बुक्स मिल चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम प्रोग्राम या ऑनर्स कोर्स के स्टूडेंट हैं, उन सभी के पास सेमेस्टर 4 में एक सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का। आज से हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं चैनल के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको इस सब्जेक्ट में जो जो कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं या सोल के स्टूडेंट हैं, बीकॉम प्रोग्राम के हैं या ऑनर्स के हैं, सभी का सिलेबस सेम है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। और जो एग्जाम में कंसेप्ट आने हैं वो सारी चीजें सेम ही हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें जो जो कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट कंटेंट है, सारी चीजें कवर करवाऊंगा। एक एक करके पांचों यूनिट कवर करवाऊंगा। वीडियो के पार्ट्स में आएंगी, एक चैप्टर की जितने भी पार्ट्स बनेंगे वो सारे आपको अपडेट मिलता रहेगा यहीं पर चैनल पर। ये जो सारी चीजें मैं कवर करवाने वाला हूँ, ये जो मैंने अपनी खुद की बुक बनाई है उसमें से कवर करवाने वाला हूँ। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। 199 रुपीज की ये बुक है। आपको अगर परचेज करनी है तो टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर आप मेरे को डीएम करिए, वहां पर आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएंगी कि कैसे आपको परचेज करनी है। और इसी में से मैं आपको ये सारी चीजें कवर करवाने वाला हूँ। सारा कंटेंट आपको कवर करवाया गया है इस बुक के अंदर। बाकी साथ में आपको 2 पीवाईक्यूज भी दिए गए हैं, तो इसलिए ये बेनिफिशियल होने वाली है बुक आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, आज है हमारे पास यूनिट नंबर 5 की वीडियो का पार्ट नंबर 1, यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं इस यूनिट में आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है जो आपके सिलेबस में दी गई है। तो एन ओवरव्यू ऑफ इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल सिस्टम, और उसके अलावा रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट विद फाइनेंशियल प्रॉफिट। सिर्फ ये 2 ही कंसेप्ट हैं आपके जो आपको कवर करने हैं। बहुत ज्यादा छोटी सी यूनिट है, तो आज की एक ही वीडियो में ये सारी पूरी यूनिट कवर हो जाने वाली है, इसका सारा थ्योरेटिकल कंटेंट। तो सबसे पहले इंटीग्रल अकाउंटिंग क्या होती है। तो इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम इज नेम गिवन टू अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वेयर बाय द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट आर केप्ट इन द सेम सेट ऑफ बुक्स। इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम, ये एक नाम है किस चीज को दिया गया है, ऐसे अकाउंटिंग सिस्टम को जिसके अंदर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो और कॉस्ट अकाउंटिंग है वो दोनों सेम बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करी जाती है। तो उस चीज को कहा जाता है आपका इंटीग्रल अकाउंटिंग। ऑब्वियसली देन देयर विल बी नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉस्टिंग के लिए और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के लिए अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होते हैं। इंटीग्रल अकाउंट प्रोवाइड टू और मीट द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंट। और जो ये इंटीग्रल अकाउंट होते हैं यही दोनों की नीड पूरी कर देते हैं। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत होती है तो उसके भी रिकॉर्ड्स आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जरूरत होती है तो उसके भी रिकॉर्ड्स इसी अकाउंटिंग से आपको मिल जाते हैं। फीचर्स क्या क्या होते हैं इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम के। तो नंबर 1 है कंप्लीट एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड सेल्स आर केप्ट। सारे कॉस्ट का और सेल्स का दोनों का रिकॉर्ड होता है आपके पास। कंप्लीट डिटेल ऑफ ऑल पेमेंट इन कैश आर केप्ट। जितनी भी पेमेंट कैश में की गई होती हैं उनका रिकॉर्ड होता है आपके पास। कंप्लीट डिटेल ऑफ ऑल एसेट्स आर एंड लाइबिलिटीज आर केप्ट, एंड दिस सिस्टम डज नॉट यूज नोशनल अकाउंट टू रिप्रेजेंट ऑल इम्पर्सनल अकाउंट। इसके अंदर जितने भी एसेट और लाइबिलिटी होते हैं उनका रिकॉर्ड होता है, डिटेल्स होती है आपके पास, और किसी भी टाइप के नोशनल अकाउंट का यूज नहीं करा जाता है। नेक्स्ट है अंडर दिस सिस्टम जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इज नॉट एट ऑल मेंटेन एंड डिटेल्ड अकाउंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी आर मेंटेन। इसके अंदर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं बनाया जाता है, और जितने भी एसेट एंड लाइबिलिटी होते हैं उनके एक डिटेल्ड अकाउंट बनाए जाते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम के। तो नंबर 1, नो नीड फॉर रिकंसिलेशन। तो द क्वेश्चन ऑफ रिकंसाइलिंग कॉस्ट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट डज नॉट अराइज एज देयर इज अ वन फिगर ऑफ प्रॉफिट ओनली। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है इसमें कि अगर दोनों के रिकॉर्ड सेम होते हैं तो हमें, अगर हम अलग अलग बनाएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो दोनों का प्रॉफिट अलग अलग निकल के आएगा। फिर हमें उन्हें रिकंसाइल करना पड़ता है, मतलब सेम करना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी रिकंसिलेशन नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट सेविंग इन क्लरिकल एफर्ट एज ओनली वन सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन्ड। यहाँ पर क्या होती है, एफर्ट्स में सेविंग होती है क्योंकि हमें सिर्फ एक ही सेट ऑफ बुक बनाना पड़ता है। अगर हम अलग अलग बनाएंगे तो उनके लिए अलग अलग स्टाफ की जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट है रिट्राइविंग ऑफ इन्फॉर्मेशन इज इजी एंड क्विक। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हमें रिट्राइव करनी है तो वो इजिली और क्विकली हो जाती है। इट इज इकोनॉमिकल आल्सो एज इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग फंक्शन। ये जो होता है इकोनॉमिकल तरीका है क्योंकि इसके अंदर जो सेंट्रलाइजेशन, मतलब सारे अकाउंट्स एक सेंट्रल जगह पर मेंटेन होंगे, वो वाला फंक्शन फॉलो करा जाता है। द फॉलोइंग टेबल शोज द कंपैरेटिव जनरल एंट्री इन फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट एंड इंटीग्रल अकाउंट।
अब ये आपको यहाँ पर जनरल एंट्रीज दी हैं कि अगर फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या जनरल एंट्री करते हैं, कॉस्ट अकाउंट में क्या जनरल एंट्री करते हैं, और अगर हम इंटीग्रल अकाउंट्स बनाएंगे तो क्या जनरल एंट्री आती है। तो सबसे पहले क्रेडिट परचेज ऑफ मटेरियल है, अगर हम मटेरियल परचेज करते हैं फाइनेंशियल अकाउंट में आती है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, कॉस्ट अकाउंट में आती है मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर अकाउंट, और अगर हम इंटीग्रल अकाउंट बनाएंगे तो एंट्री आएगी आपकी मटेरियल कंट्रोल अकाउंट टू क्रेडिटर अकाउंट। ये जनरल एंट्रीज आपको याद करनी पड़ेंगी, तभी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट है कैश परचेज ऑफ मटेरियल, अगर हम कैश में परचेज करते हैं मटेरियल को तो जहां जहां क्रेडिटर था वहां वहां आपका कैश अकाउंट आ जाएगा, बाकी एंट्री सेम रहने वाली है। तो देखिए परचेज टू कैश, मटेरियल कंट्रोल टू जनरल लेजर और मटेरियल कंट्रोल टू कैश। नेक्स्ट है परचेज ऑफ स्पेशल मटेरियल फॉर डायरेक्ट यूज इन जॉब, जॉब में यूज करने के लिए डायरेक्ट मटेरियल परचेज करा है तो परचेज टू कैश या क्रेडिटर। सेम WIP कंट्रोल अकाउंट टू जनरल लेजर अकाउंट और WIP कंट्रोल अकाउंट टू कैश और क्रेडिटर। यहाँ पर WIP आ गया क्योंकि हम डायरेक्ट जॉब के लिए परचेज कर रहे हैं। नेक्स्ट है परचेज ऑफ मटेरियल फॉर रिपेयर, रिपेयर के लिए परचेज कर रहे हैं तो सेम एंट्री परचेज टू कैश या क्रेडिटर। कॉस्ट अकाउंट में हो जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल क्योंकि रिपेयर के लिए परचेज कर रहे हैं टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और इंटीग्रल में फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू कैश क्रेडिटर अकाउंट। नेक्स्ट है मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, मटेरियल रिटर्न कर रहे हैं सप्लायर को तो क्रेडिटर टू परचेज, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। ये आपको सारी एंट्रीज मैंने लिख के दे रखी है, सिर्फ मेरे को पढ़ के ही बतानी है, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है क्योंकि आपको ये सारी याद ही करनी पड़ेगी। तो आप इन्हें देखिएगा, ये है कि पेमेंट टू क्रेडिटर फॉर स्पेशल मोड, किसी हम सप्लाई के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं। इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को डायरेक्ट इशू कर रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल इशू कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। इशू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, प्रोडक्शन के लिए इनडायरेक्ट मटेरियल इशू कर रहे हैं। रिटर्न ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू स्टोर, स्टोर में जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल है उसे रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल टू स्टोर, इनडायरेक्ट मटेरियल को स्टोर में रिटर्न कर रहे हैं। मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, एक जॉब से दूसरी जॉब में मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हैं। और एडजस्टमेंट ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन इन मटेरियल स्टॉक, नॉर्मल डेप्रिसिएशन को मटेरियल स्टॉक में एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी आपकी एंट्रीज होगी, काफी सारी एंट्री है। ये देखिए एडजस्टमेंट ऑफ नॉर्मल सरप्लस इन मटेरियल स्टॉक, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, स्पॉइल डिप्लीकेशन वर्क, रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ जॉब कंप्लीटेड और रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये सारी जो जनरल एंट्रीज है ये मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से उन्हें लर्न कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स की, एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिन ओवरहेड, एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग ओवरहेड, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ये सारी जब आप जनरल एंट्री कर देंगे तो फिर ये मैंने इसका एक इलस्ट्रेशन दिया है, ये आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको जनरल एंट्रीज याद नहीं होंगे तो आप इस इलस्ट्रेशन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। देखिए वही सारी जनरल एंट्रीज हैं इनमें, ठीक है। यहाँ तक आपका एक फर्स्ट वाला कंसेप्ट खत्म हो जाता है। इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल वाला सिर्फ यही है, अगर एक ही अकाउंट मेंटेन करा जा रहा है कॉस्ट और फाइनेंशियल के लिए तो वो इंटीग्रल है, और दोनों के अलग अलग मेंटेन करे जा रहे हैं तो वो नॉन इंटीग्रल में आपका आ जाता है। फिर बात आती है रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड विद फाइनेंशियल, अगर हम अलग अलग मेंटेन करते हैं तो हमें दोनों के रिकॉर्ड्स को रिकंसाइल करना पड़ता है। तो वेयर नो सेपरेट अकाउंट आर मेंटेन फॉर कॉस्टिंग एंड फाइनेंस, क्वेश्चन ऑफ रिकंसिलेशन डज नॉट अराइज। जहां पर हम अलग अलग अकाउंट ही मेंटेन नहीं करते, इंटीग्रल अकाउंट मेंटेन करते हैं, वहां पर रिकंसिलेशन का क्वेश्चन आता ही नहीं है। लेकिन वेयर द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट आर मेंटेन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर इट इज इंडिस्पेंसिबल टू रिकंसाइल देम। लेकिन अगर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट अलग अलग मेंटेन करे जा रहे हैं तो हमें उन्हें रिकंसाइल करना ही पड़ेगा। Though both the set of accounts are same as far as the basic transaction are concerned, but there are difference in profit of two sets of book. अब जब दोनों अकाउंट अलग अलग मेंटेन करे जा रहे हैं तो उन दोनों के बीच के प्रॉफिट में भी डिफरेंस होगा, तो उसी डिफरेंस को खत्म करने के लिए हमें उन्हें रिकंसाइल करना पड़ता है। रीजन क्या होते हैं डिफरेंस इन प्रॉफिट कॉस्ट अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? जो प्रॉफिट में डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आता किस वजह से, उसके क्या क्या रीजन होते हैं? तो देखिए सबसे पहले आइटम शोन इन फाइनेंशियल अकाउंट, तो देयर आर नंबर ऑफ आइटम विच आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट बट डज नॉट टेक प्लेस इन कॉस्ट अकाउंट, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट में कई सारे ऐसे आइटम होते हैं जो हम सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में ही ले सकते हैं, उन्हें कॉस्ट अकाउंट में नहीं लिया जाता है। दे मे बी द आइटम ऑफ इनकम एक्सपेंस, द फॉर्मर इंक्रीज इन प्रॉफिट और लेटर डिक्रीज इन प्रॉफिट। वो क्या क्या चीज हो सकती है? कोई भी इनकम, कोई भी एक्सपेंस या प्रॉफिट में इंक्रीमेंट या प्रॉफिट में रिड्यूस।
अब देखिए कौन कौन से होते हैं ऐसी चीजें जो सिर्फ फाइनेंशियल चार्जेस होती हैं जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में आती नहीं है, जैसे लॉस अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हमने कोई फिक्स्ड एसेट सेल करा उससे हमें लॉस हुआ तो वो सिर्फ फाइनेंशियल में आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में उसका कोई इंपैक्ट नहीं जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, मॉर्गेज एंड डिबेंचर्स, एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी शेयर ट्रांसफर ऑफिस, तो ये सारे होते हैं, ये सिर्फ फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं जाते। प्रॉफिट में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो सिर्फ मतलब प्रॉफिट में से क्या क्या ऐसे अप्रोप्रिएशन होते हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में होते हैं, तो डोनेशन दिया वो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में दिखेगा, इनकम टैक्स पे करा फाइनेंशियल अकाउंट में, डिविडेंड पे करा, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सारे सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में आते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं जाता है। राइटिंग ऑफ करते समय जो गुडविल होती है, पेटेंट होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, ये सिर्फ हमारे फाइनेंशियल अकाउंट में जाते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं जाते। इनकम होती हैं कुछ जैसे कि रेंट रिसीव हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हुआ, शेयर ट्रांसफर फी रिसीव्ड हुई, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ बैंक के डिपॉजिट पर या डिविडेंड रिसीव हुआ, ये सारे हमारे चीजें जो थी ये सारी होती हैं जो फाइनेंशियल अकाउंट में आती हैं, इनका कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई भी इम्पैक्ट नहीं जाता है। वहीं आइटम शोन ओनली इन कॉस्ट अकाउंट, ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी कई सारे आइटम होते हैं जो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग में जाते हैं, उनका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई रिकॉर्ड नहीं आता है, जैसे कि देयर आर सर्टेन आइटम व्हिच आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट नॉट इन फाइनेंशियल अकाउंट सच एज आइटम आर वेरी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रेंट फॉर ऑन प्रीमाइसेस, ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, तो ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट अकाउंट ऑन अ सर्टेन प्रीडिटरमाइंड एस्टिमेटेड बेसिस इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड आर रिकॉर्डेड। ओवरहेड जो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं वो किसी एस्टिमेटेड बेसिस के उस पर रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट में हम ओवरहेड कौन से लेते हैं जो एक्चुअल इनकर होते हैं, तो इससे डिफरेंस आ जाता है। इफ देयर इज एनी ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन इट लीड टू डिफरेंस इन प्रॉफिट ऑफ बोथ द सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। फिर है डिफरेंस ड्यू टू डिफरेंट बेसिस ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन मेथड, दोनों में फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंटिंग में जो स्टॉक वैल्यूएशन है उसके मेथड में और डेप्रिसिएशन का वैल्यूएशन होता है उसके मेथड में भी डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से क्या आ सकता है हमारे दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस आ जाता है। अब रिकंसिलेशन का प्रॉफिट क्या होता है, मतलब जो हम रिकंसाइल करते हैं उसका प्रोसीजर हमें क्या फॉलो करना पड़ता है, तो हमें स्टार्ट किसी भी एक से करना होता है। इसमें मैंने एग्जांपल लिया है, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर उसमें हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं आइटम ऑफ इनकम इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट, ऐसे आइटम जो कॉस्ट अकाउंट में इंक्लूड कर लिए हमने लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट में इंक्लूड नहीं करे हैं उन्हें ऐड करते हैं। आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इन फाइनेंशियल अकाउंट नॉट इन कॉस्ट अकाउंट, ऐसे आइटम जो हमने फाइनेंशियल अकाउंट में एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं करे हैं उन्हें ऐड करते हैं। अमाउंट बाय विच अमाउंट ऑफ इनकम हैज बीन शोन इन एक्सेस इन कॉस्ट अकाउंट ओवर कोरस्पोंडिंग एंट्री इन फाइनेंशियल अकाउंट, ऐसी अमाउंट जो कि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में ज्यादा इनकम दिखा दी है लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट में कम इनकम दिख रही है तो उसे ऐड करते हैं। अमाउंट बाय विच आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर शोन एक्सेस इन फाइनेंशियल अकाउंट ओवर कोरस्पोंडिंग एंट्री इन कॉस्ट अकाउंट, ऐसी अमाउंट का एक्सपेंडिचर जो कि हमने फाइनेंशियल अकाउंट में ज्यादा एक्सपेंडिचर दिखा दिया है लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में उतना एक्सपेंडिचर नहीं है। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड है जो हमने कॉस्ट अकाउंट में दिखा दिया है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐड करेंगे। उसके अलावा अमाउंट बाय विच क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री इज ओवर वैल्यूड, ऐसी अमाउंट जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग में जो हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू करी है वो ओवर वैल्यू कर दिया अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो उस अमाउंट को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद अमाउंट बाय विच ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री इज अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट, और अगर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमने ओपनिंग इन्वेंट्री को अंडर वैल्यू कर दिया है तो उतनी अमाउंट को हम यहाँ ऐड करेंगे। लेस क्या क्या चीजें करते हैं, आइटम ऑफ इनकम इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंट, ऐसी इनकम जो हमने फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया है बट कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं हुई है उसे लेस करेंगे। एक्सपेंडिचर जो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड कर दिया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं हुआ है उसे लेस करेंगे। ऐसी अमाउंट का एक्सपेंडिचर जो कि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में ज्यादा दिखा दिया है लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कम दिखा है उसे लेस करेंगे। अमाउंट जो कि इनकम की जो कि हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ज्यादा दिखा दिया है लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में उतनी अमाउंट नहीं है उसे लेस करेंगे। अगर ओवर एब्जॉर्प्शन कर दिया है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ओवरहेड का उसे लेस करेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अगर हमने अंडर वैल्यूड कर दिया है तो उसे लेस करेंगे यहाँ पर, और अगर ओपनिंग इन्वेंट्री में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ओवर वैल्यूड कर दिया है तो उसे लेस करेंगे। जैसे ही आप ये सारी एडजस्टमेंट कर दोगे वैसे ही आपका प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट इक्वल हो जाएगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट के, ठीक है। ये इसी से रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन दी है मैंने आपको, ये दूसरी इलस्ट्रेशन है, अब बाकी सारी इलस्ट्रेशन ही रह गई हैं।
तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर आपकी यूनिट कवर हो जाती है। जितना भी थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट कंटेंट था वो सारा मैंने आपको कवर करवा दिया है। इसका जो प्रैक्टिकल कंटेंट है वो हम करेंगे वीडियो के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप आज की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।